आपको लिखना नहीं है, ठीक है। समझ देखिए इधर, ये वो टॉपिक लिखवाए गए हैं जो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। इसके पहले जो बताया था थ्योरेटिकल, अगर पूछ दिया एक्सप्लेन करने के लिए, तो एक्सप्लेन करने के लिए इन सभी शब्दों का सहारा आपको लेना ही पड़ेगा, फिगर का सहारा लेना ही पड़ेगा। इन सब के बारे में आप बता देंगे, इसी को कह दिया जाता है एक्सप्लेन, ठीक। लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन इस बार ज़्यादा होने की वजह से वो थोड़ा ट्रिकी टाइप का पूछेगा, तो उसको बताना पड़ेगा। आप समझिए, रिस्पायरेशन में सबसे पहला पोर्शन है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मतलब कि सांस लेना और सांस छोड़ना। सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, तो उस समय क्या होता है, उसको बोला जाता है ब्रीदिंग। 1 मिनट में अक्सर क्या होता है कि छोटा बच्चा 20 से 25 बार सांस लेता है, और एक नॉर्मल व्यक्ति जो है 15-16 के आसपास में 15 से 16 बार सांस लेता है दिन में, ठीक। 1 मिनट में, हाँ योगा कर रहा हूँ ठीक है। 1 मिनट में 15 से 16 बार के आसपास में एक एडल्ट व्यक्ति या फिर एक नॉर्मल आदमी लेता है। छोटा बच्चा 20 से 25 बार में, क्योंकि उन लोग का फेफड़ा जो छोटा होता है तो बार बार उनका फूलता पचकता है, तो सब छोटे बच्चे सांस भी जल्दी जल्दी लेते हैं। उसके बाद सोने के बाद एक व्यक्ति 10 से 12 बार के आसपास में वो सांस लेता है पर मिनट। पर मिनट की बात हो रही है, दिन भर नहीं, क्या सवेरे लिए फिर दोपहर में सांस छोड़ेंगे हम, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ठीक। तो उसमें तो इसी को कहा जाता है एक्सेल इनहेल। 2 चीज़ें हैं, इनहेल मतलब कि सांसों को अंदर लेना, एक्सेल मतलब सांसों को बाहर छोड़ना। अब जब आप सांस ले रहे हैं तो उसको कौन से लेटर में, तो इसको हिंदी में निश्वासन, इसमें नि बिंदु लगा देंगे तो निश्वासन। सांस ले रहे हैं तो निश्वासन, सांस छोड़ रहे हैं तो निश्वासन। इसमें 2 बिंदु का ही सिर्फ फर्क होता है, यही पहचानना पड़ेगा आपको कि जब सांस निकालेंगे छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, निश्वासन। इसको इंस्पायरेशन, इसको एक्सपायरेशन, इसको इनहेल और एक्सेल भी कहते हैं। अब समझिए, जब सांस ले रहे हैं तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, और जो आपको CO2 है 0.03%, वो सारा गैस कहाँ चली जाती है, आपके फेफड़े में। क्लियर है, ये फेफड़े में लंग्स में चली जाती है। वहाँ पर जाने के बाद बॉडी में से क्या चीज़ एक्सेल होता है, कितना %, तो जितना नाइट्रोजन रहता है, नाइट्रोजन पूरा हमारे बॉडी से बाहर निकल जाएगा। 78% आप लिए हो तो 78% निकालोगे, अंदर से नाइट्रोजन बढ़ाया घटा के नहीं निकालोगे, ठीक। उसको अब क्या है कि टोटल ऑक्सीजन आप लिए थे 21%, तो 21% में से कितना बाहर हो जाएगा, 17%। क्लियर है। और उसके बाद CO2 आप लिए थे 0.03, यहाँ पर कितना बाहर होगा, 4%। इसको याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में जरूर पूछेगा कि एक्सेल करते समय CO2 की मात्रा कितनी होती है, तो 4%। एक्सेल करते समय ऑक्सीजन की मात्रा कितने % होती है, तो 17%। इनहेल वाला नहीं पूछता, और इनहेल वाला पूछेगा तो पूछ देगा ऑक्सीजन का, सॉरी CO2 का, क्योंकि CO2 में चेंज है 0.03%, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन घुमा के पूछता है, क्या नाइट्रोजन का प्रतिशत, नाइट्रोजन का परसेंटेज इनहेल और एक्सेल करते समय समान रहता है, इज देयर इक्वल इनहेल और एक्सेल द परसेंटेज ऑफ द नाइट्रोजन गैस, यस या नो, ठीक है। तो 2 में से कोई एक पूछेगा तो उसमें यस या नो मार देते हैं, ठीक है ठीक है। नहीं देखिए, ये जरूरी है, आपको ये समझ में आ गया है तो अच्छी बात है। समझना इसी को कहते हैं कि आप उसके बारीकियों को सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। खखोर खखोर को जब पूछेगा तो दिक्कत रहेगा। ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि ऑक्सीडेशन किसी भी चीज़ का। तो ऑक्सीडेशन का मतलब कि हम लोग एटमॉस्फेयर में जब भी लेंगे तो हमारे लिए क्या यूजफुल है, ऑक्सीजन, और कोई गैस हमारे लिए यूजफुल थोड़ी है, ठीक, ऑक्सीजन है। अब वो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाता है, तो बॉडी में जाने के बाद पहले कहाँ से, आपको नोस्ट्रल के थ्रू, पहले नाक थ्रू, यहाँ पे इसको बोलते हैं हाँ नसल कैविटी, वहाँ पर नसल कैविटी बोलते हैं, और जो नासा का पार्ट लीजिए नोस्ट्रल, यहाँ इसको बोलते हैं, इसको तो 2 जो होल है उसको बोलेंगे कैविटी, या इसको बोलते हैं नोस्ट्रल, नासा का पार्ट हिंदी में बोलते हैं, ठीक। इसके बाद जब जाएंगे पीछे की तरफ, तो पीछे की तरफ जो रहता है ट्रेकिया रहता है, फिर अलग चीज़ है, वहाँ भी जाएंगे, पर इधर समझेंगे। तो अब उसके समझिए पहले ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है। जब सांस आप लिए तो सांस लेने के बाद वो फेफड़े में गया, फेफड़े के थ्रू आपके ब्लड में गया, ब्लड के थ्रू आपके बॉडी के सभी सेल्स में वो पहुंच गया, सभी कोशिकाओं में पहुंच गया। कोशिकाओं में प्रेजेंट क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब वहाँ पे कौन सा साइकिल चलेगा, क्रेब्स साइकिल, उसी के हेल्प से चलता है, समझिए। तो अब देखिए ये करता क्या है,
माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज बनते हैं जो कि एनर्जी का फॉर्म करते हैं। तो ये दो चीज़ें होगा कि जब आपको एनर्जी मिलेगी तो उसके बाद ऊर्जा तो निकलेगा ही निकलेगा। तो आपके बॉडी देखिए हीट कब रहती है, तो जब आप सांस लेंगे तो ब्लड का सर्कुलेशन चलता रहता है, ठीक, ब्लड आपको सर्कुलेट करता रहता है। तो जब तक ब्लड सर्कुलेट कर रहा है तभी तक आपकी बॉडी हीट रहेगा, गर्म रहेगा, ठीक, नहीं तो बॉडी बाद में ठंडा पड़ जाने के बाद इसका मतलब यह है कि हार्ट पंपिंग बंद हो गया है। तो हार्ट पंपिंग बंद हो गया इसका मतलब कि आपके बॉडी का एनर्जी और हीट दोनों खत्म, एनर्जी खत्म होने की वजह से पंपिंग बंद हो गया। पंपिंग क्यों खत्म हुआ? क्योंकि आपके बॉडी में से ऑक्सीजन खत्म हो गया होगा। क्लियर है, ठीक। अब देखिए इसके बाद क्या होता है कि इसी को बोला जाता है कैटाबोलिक अपचाई। मतलब कि आपके बॉडी में जब ऑक्सीजन गया है तो ऑक्सीजन जाके किया क्या, तो वो गया है हमारे कहाँ पे, सेल में। सेल में जाकर माइटोकॉन्ड्रिया को मिला है। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी साइकिल चलाया है? क्रेब्स साइकिल। अब क्रेब्स साइकिल जो चलाया है तो क्रेब्स साइकिल चलने के बाद उसमें 38 एटीपी बराबर 1 ग्लूकोज मिला है। अब 1 ग्लूकोज आपको एनर्जी दिया है, ठीक। तो ये जो टूट रहा है, जो एनर्जी के रूप में टूट कर जहाँ जहाँ जरूरत है पूरे बॉडी में एनर्जी सप्लाई कर दिया, इसी को बोला जाता है कैटाबोलिक प्रोसेस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, इसी को बोला जाता है कैटाबोलिक प्रोसेस। अब समझिए, तो इसके बाद यहाँ तक कोई दिक्कत? ये प्रोसेस था आपका ब्रीदिंग था। अब आते हैं अंग में, मतलब कि रिस्पायरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन, रिस्पायरेटरी ऑर्गन कौन कौन से हैं। तो इसमें स्तनधारी का मतलब ये होता है जितने भी मैमल्स हैं, जीव जंतु हैं जो सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, तो जितने भी आपको स्तनधारी आएंगे वो सब उसी में आएंगे। अब देखिए स्तनधारी, तो उनके में क्या पाया जाता है? लंग्स। लंग्स मतलब वो फेफड़े से सांस लेते हैं, तो पेयर ऑफ लंग्स बोलता है। तो लंग्स क्या पेयर में ना होता है, लेफ्ट और राइट, 2 लंग्स है, ठीक। लेकिन जितने इंसेक्ट है, इंसेक्ट का मतलब जितने कीड़े मकोड़े हैं वो सब सांस किस चीज़ से लेते हैं? तो श्वास नली से। किससे? श्वास नली से, ट्रैकिया से। किससे सांस लेते हैं वो सब? ट्रैकिया से। उन सब में क्या होता है? लंग्स नहीं होता है, उन सब में क्या रहता है? ट्रैकिया रहता है। क्लियर है? इसके बाद आ रहा है कि जलीय जीव, जितने भी जलीय जीव हैं उनमें क्या है कि मेढक थोड़ा अलग प्रकार के प्राणी है। मछली वछली नहीं, मछली तो उसमें कहीं जल में रहेगा तो जिंदा रहेगी, नहीं तो मर जाएगी, ठीक। लेकिन मेढकवा जो है अलग किस्म का प्राणी है। जब वो बच्चा रहता है, जब वो टैडपोल रहता है, जब अब देखोगे कि मेढक के बच्चे को अगर पानी में रख दोगे तो जब तुम छोटा मछली देख लो, अच्छा छोटा मेढक का बच्चा, उसको देखने में लगता है कि मछली है, ठीक। कबो को लेकर पालने पोसने लगे तो बाद में पता चला मेढक नजर आ रहा है। राहु सोच रहा थे राहु निकलेगा, ठीक। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, तो ठीक। तो टैडपोल, मेढक का बच्चा और मछली में आप डिफरेंस नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो आप टैडपोल मतलब कि मेढक का बच्चा और मछली में अंतर नहीं कर पाएंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी जैसे मछली किस चीज़ से सांस लेती है? गलफड़ा से। किससे? गिल्स से। तो बगल में उसके गिल्स होते हैं दोनों, उसके सर के बगल, तो गिल्स से सांस लेती है। उसी तरीके से आपके जो टैडपोल है, टैडपोल भी किससे सांस लेता है? गिल्स से। जरूर पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि टैडपोल किससे सांस लेता है? गिल्स से। अब पूछ देगा मेढक का कैसे सांस ले जाता है? मेढक 2 स्थानों पर रह सकता है। जब पानी में रहेगा तो गिल्स से लेगा, ठीक है। जब पानी में रहेगा तो किससे लेगा? गिल्स से, सॉरी स्किन से, गिल्स से लेगा ना, हाँ, ठीक है। पानी में रहेगा तो गिल्स से लेगा। अब समझिए, 3 जगह है इसका, एक पानी के अंदर, एक जमीन के ऊपर, एक जमीन के नीचे, ये 3 जगह रहता है। तो पहला अगर पानी में है तो किससे सांस लेगा? गिल्स से। अगर हाँ, गिल्स गलफड़ा से, ठीक। अब देखते हैं कभी मेढक सब सांसों से लेते हैं, सब ऊपर ऊपर नहीं करता, फूलता है, यहाँ देखोगे उसके फूल जाता है वो, ठीक। तो अब क्या रहता है? वो गिल्स से चलेगा। लेकिन जब धरती के ऊपर, भूमि के ऊपर रहेगा तब वो किससे लेगा? लंग्स से, फेफड़ा। उसके पास 3 in 1 है, ठीक है। मेढक में 3 in 1 है। पहले समझिए, जैसे हम लोग हैं धरती के ऊपर है तो घूम फिर रहा है तो किससे सांस लेगा? लंग्स से, जैसे हम लोग ले रहे हैं। लेकिन कहीं मट्टी में घुस गया, मट्टी में घुस गया, भूमिगत हो गया, जमीन के अंदर चला गया तो किससे सांस लेगा? स्किन से।
तो मेढक इन 3 in 1, ठीक है, इंग्लिश में फ्रॉग कहते हैं ना, ठीक है। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम 3 in 1 किस में है? मेढक में। इसी से क्वेश्चन बनेगा, ऑब्जेक्टिव इसमें से बनेगा। ओए क्या रहा पीछे? अरे ठीक है, चीर फाड़ कर कहीं देख लोगे क्या? अरे वो नहीं कह रहे हैं, बोला चूजा वेल में लंग्स होता है कि नहीं? कहाँ नहीं होता है, तो इसी लगी। कोई तो पूछ रहा है आपसे, तो अभी सीधे बैठो, बाद में उसका जो पन्ना बचा है पीछे बता देंगे, उसमें छूट गया, ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत है? ये समझ में आया? ब्रीदिंग, ब्रीदिंग में एक्सेल और इनहेल प्रोसेस को ही क्या कहते हैं? ब्रीदिंग। सांस लेने और सांस छोड़ने को ही कहते हैं ब्रीदिंग। सांस लेते हैं तो कितना परसेंट जाता है? नाइट्रोजन 78%। एक्सेल कितना परसेंट? ऑक्सीजन कितना परसेंट इनहेल, कितना परसेंट एक्सेल, और CO2 0.03 और एक्सेल 4%। क्लियर है? ठीक। सांस लेने के लिए मेढक को कितने साधन है? कौन कौन से? लंग्स, स्किन, गिल्स, ठीक है। धरती पर आएगा तो गिल्स से सांस लेगा, किससे लेगा? लंग से, मतलब याद हो गया, याद रखिएगा इसको। देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब देखिए आगे, अब इसमें कह रहा है कि वे टू रिस्पायरेशन। अब रिस्पायरेशन किस तरीके से होता है इसको समझिए। अब रिस्पायरेशन होने के लिए हम लोगों में 2 कैविटी है जो नोस्ट्रल कैविटी बोलते हैं, ठीक। अब वो बोल रहा है कि जिस मार्ग से आपका अनुसरण करता है उसी रास्ते को कहते हैं हम लोग श्वसनली या श्वसन मार्ग, रिस्पायरेशन पाथ बोल सकते हो। तो रिस्पायरेशन पाथ किसे कहते हैं? जिस रास्ते नाक से सांस लिए नोस्ट्रल के होते हुए ट्रकिया से होते हुए 2 यहाँ पे, अब ये ट्रकिया जो बीच में देखेंगे ये वाली, तो अब टच करिए तो यहाँ पर सी शेप का कुछ दिखेगा आपको, ठीक है, दिख रहा? अरे यहाँ पर टच करो, सी शेप का दिख रहा, ठीक। उसके लैरिंक्स है तो वो अलग चीज समझिए। अब सी शेप का जो है, अब उसी को कहते हैं ट्रैकिया। इसमें जो हड्डी की मात्रा पाई जाती है, हड्डी है ना उसमें टच करने पे उसमें बोन थोड़ा सा रहता है, कार्टिलेज रहता है। समझो, तो ये हड्डी की मात्रा ये रहती है कि इसको पिचकने नहीं देता। ये जो पाइप है, जिस पाइप से सांस जा रहा है उसको पिचकने नहीं देता, उसको पिचकने से रोकता है। नहीं तो पता चला ऐसे करके सुते वही पिचक गया, सोए नहीं गया, ठीक। सोए रह गया, कल सवेरे उसी जग गया, ठीक। तो इसी तरह का तो उसको ट्रैक किया। अब समझिए नोस्ट्रल कैविटी। नोस्ट्रल कैविटी मतलब कि हमारे नाकों के जितने 2 छेद हैं इसी को बोला जाता है नोस्ट्रल कैविटी। इसमें क्या है कि छोटे छोटे हेयर पाए जाते हैं। एटमॉस्फेयर में तमाम ऐसे डस्ट पार्टिकल के साथ साथ कुछ अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं जो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक होंगे। उसको रोकने में या डस्ट पार्टिकल को रोकने में हमारे नोज हेयर जो है वो काम करता है। अब नोज हेयर उसको जितना कोशिश करता है और रोक लेता है, जो नहीं रोक पाता है तो नाकों में पाया जाता है म्यूकस, ठीक, चिपचिपा पदार्थ, वो म्यूकस पाया जाता है। अब म्यूकस क्या करता है कि उसको अपने अंदर चिपका लेता है। जब वो चिपका लेता है तो देख लेते होंगे कि जब कभी साफ उफ करते होंगे तो उसका तो अच्छा निकलता होगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं नोस्ट्रल कैविटी। अब नासा का पार्ट का मतलब यह है कि इसके ऊपर वाला हिस्सा जब यहाँ जाएंगे सर और इसके बीच में, इसको बोलते हैं नासा का पार्ट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? नेसल, निसल ना, अरे वही नेसल कैविटी, कैविटी अंदर आ गया था मेरे, ठीक है, समझिए। तो नासा का पार्ट, अब देखिए तो यहाँ पे नेसल आ गया। अब इसके बाद आ रहा है फेरिनेक्स। क्या आ रहा है? फेरिनेक्स। तो नीचे की तरफ बढ़ेंगे थोड़ा सा, उसके बाद क्या आएगा? स्वर तंत्र। स्वर तंत्र का मतलब यह है, लैरिंक्स का मतलब जहां से हम बोल रहे हैं वो स्वर तंत्र है, ठीक। अगर वही यहाँ पर कोई दबा देगा तो आवाज नहीं निकलेगा, फिर आवाज निकलेगी ही नहीं। यहीं पे अगर कोई दबा देगा तो आवाज नहीं निकलेगा, उसी को बोलते हैं स्वर तंत्र। वॉइस बॉक्स, उसी को क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स। वहीं से किसी भी व्यक्ति की आवाज निकलती है। और आपको पता है कोई भी साउंड प्रोड्यूस कहाँ से होता है? उसके कंपन से, वाइब्रेशन ऑफ द वॉइस बॉक्स प्रोड्यूसिंग द साउंड, ठीक है। अब देखिए ट्रैकिया जो श्वसन नली है, वो श्वसन नली बिल्कुल सीधे आता है। यहाँ पर देखे होंगे कि अभी हम बताए हैं आपको कि सी शेप का यहाँ पे कार्टिलेज रहता है जो उसको पिचकने नहीं देता है। अब ये पूरा जो नली है बिल्कुल सीधे ट्रैकिया चली आती है, 2 हिस्से में ये बट जाता है। ये बिल्कुल सीधे आया है और आने के बाद कितना 2 हिस्से में बट गया है। अब 2 हिस्से में जो बटा है
जो बटा है उसका नाम क्या है? ब्रोंकाई। क्या नाम है? ब्रोंकाई। उसका नाम क्या है? ब्रोंकाई। उसका नाम है ब्रोंकाई। अब क्या है कि ब्रोंकाई जो आपस में फिर निकाल दिया है अपना अपना ब्रांच। ब्रोंकाई क्या निकाल दिया है? ब्रांच। इस ब्रांच का क्या नाम हो गया? ब्रोंकियोलस। क्या नाम हो गया? ब्रोंकियोलस। हाँ नाम है, ठीक है, ब्रोंकियोलस। हिंदी में देख लेना, ठीक। इसको क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोलस। फिर समझिए, ट्रैकिया जो पाइप है दो हिस्से में बटा, दो हिस्से में जो बटा है उसका नाम ब्रोंकाई हो गया। इसका फिर अलग अलग ब्रांच निकला है, ब्रांच, इस ब्रांचों का नाम हो गया ब्रोंकियोलस। क्लियर हुआ? ठीक, ब्रोंकियोलस। अब उसके अंदर क्या मिला? एल्वियोली। क्या मिला? अल्वियोली। क्या मिला? अल्वियोली। वायु कोष्ठक, जो हम सांस लेते हैं वो सांस कहाँ पहुँचता है? फेफड़े में जाने के बाद अल्वियोली में। कहाँ पे? अल्वियोली में, वायु कोष्ठक में पहुँचता है। ठीक, कहाँ पहुँचेगा? वायु कोष्ठक में पहुँचता है। वायु कोष्ठक में जाने के बाद वहाँ पे प्रेजेंट रहता है ब्लड। अब ब्लड में जो है आपको क्या प्रेजेंट रहता था? हीमोग्लोबिन। ब्लड में क्या? हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन ही जो है हमारे ब्लड को वही कैरी करता है। हीमोग्लोबिन का ही काम है एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड O2। क्लियर है? इसी का क्या काम है? CO2 और O2 एक्सचेंज करने का काम किसका है? हीमोग्लोबिन का। किसका? ब्लड में है। अल्वियोली में क्या प्रेजेंट है? ब्लड में का कौन सा पार्ट? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन बैठा रहता है, आराम से बैठे रहेगा। ठीक है, तुम सांस लिए तो ऑक्सीजन लेगा, कह रहा ठीक है तुम CO2 ले लो, हमको ऑक्सीजन दे दो। ऑक्सीजन लेके फिर जहाँ जहाँ बॉडी में जहाँ जहाँ जरूरत होगा पूरे बॉडी में सप्लाई कर देता है। फिर और वहाँ पर हाँ O2 का परिवहन कर देता। उसके बाद जब ऑक्सीजन सप्लाई कर देता है तो फिर पूरे बॉडी से जहाँ जहाँ गया रहता है पूरे बॉडी से फिर CO2 लेकर फिर बैठा रहता है। हम फिर सांस लेते हैं, फिर सांस छोड़ते हैं। जब सांस छोड़ते हैं तो CO2 फिर बाहर हो जाता है, ऑक्सीजन फिर अंदर हो जाता है। तो हम सांस जो है, सांस लेना हमारे नाक या फिर किसी भी ये ट्रैकिया और रकिया का काम नहीं है। ठीक है, ये सांस आने और जाने के सिर्फ रास्ते हैं। आप किसी बीमारिया आदमी को देखे होंगे, हॉस्पिटल में गए होंगे तो उसका नका का बंद रहता है। मान लीजिए कोरोना में क्या हो जा रहा था कि यही जितना ये ब्रोंकियोल्स है इन्हीं सबको क्या कर दे रहा था कि ब्लॉक कर दे रहा था। वो सीधा ब्रोंकियोल्स अल्वियोली पूरे तरीके से डैमेज। मेन चीज़ तो उसको क्या है कि मान लीजिए कि जिसका ये पाइप नहीं रहेगा तो किसी मरीज को जो सांस लेने में जिसको तकलीफ रहती है तो उसको क्या किया जाता है? पाइप से डालकर सांस दिया जाता है। ठीक, नाक से वो डाल देगा, उसी से वो सांस लेगा। ठीक, मुंह से डाल देगा। और किसी बहुत सीरियस कंडीशन में मरीज को देखोगे तो गर्दन के पास से छेद कर देता है, यहाँ से उसके बाद सांस लेता है तो क्या इसी में पाइप घुसर देते हैं सब, यहीं जाके छोड़ देते हैं सब। ठीक, सांस जा रहा है और सांस आ रहा है। जो वेंटिलेटर पर जितने भी मरीज आप रहते होंगे देखे होंगे ना, वो इसी तरह के कंडीशन में रहते हैं। वो लोग जब सांस हो तो नहीं ले पा रहा है, बिल्कुल गड़बड़ा गया मैटर, तब समझ रहे हैं? उसी को ICU अभी बताएंगे उसके बारे में। ये समझ नहीं आ रहा? ठीक, अल्वियोली में। तो अब अल्वियोली में जब पहुंच गया तो अल्वियोली में कौन बैठा है? हीमोग्लोबिन। क्या करने के लिए? एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड O2। किसका? एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड O2 गैस लेने के लिए वो बैठा हुआ है। ठीक, क्या दे देगा? क्या ले लेगा? O2 लेके कहाँ जाएगा? किसके पास? किसके पास जाएगा? कौन आदमी होना चाहिए लेने वाला? सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के पास। अब मान लो हीमोग्लोबिन अल्वियोली में बैठा था, हीमोग्लोबिन यहाँ से ले लिया। अब यहाँ से तुम्हारा O2 कैरी किया और लेकर फिर चला गया ब्लड के हेल्प से, क्योंकि ब्लड है जो बॉडी के पूरे पोर्शन में आ और जा रहा है। ठीक है, चला गया तो जाएगा कहाँ? सेल में। सेल में किसके पास? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। और माइटोकॉन्ड्रिया एक एक सेलवा अगर जिंदा नहीं रहेगा तो हम लोग जिंदा रहेंगे? ठीक, तो अब माइटोकॉन्ड्रिया के पास गया है तो माइटोकॉन्ड्रिया इस ऑक्सीजन के हेल्प से कौन सा साइकिल चलाएगा? क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल चलाने के बाद क्या जनरेट करता है? एनर्जी। किस रूप में?
एटीपी को एक और रूप बोला जाता है। नहीं हाँ? एनर्जी, एटीपी को एनर्जी का क्या कहा जाता है? जल्दी, करेंसी। एनर्जी करेंसी के नाम से भी आएगा तो कौन से पे टिक मारेंगे आप? एटीपी पे। तो इसको बोला जाता है, ठीक ना, एनर्जी करेंसी के नाम से एटीपी को बोला जाता है। कितना एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज बनाता है? 38 गो एटीपी मिलेगा तो एक ग्लूकोज बनेगा, ठीक है। 38 गो एटीपी। आई कौन साइकिल चलाता है तुम्हारा वाला? क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल चलेगा तो क्रेब साइकिल से 38 गो एटीपी से एक ग्लूकोज मिलेगा, एक ग्लूकोज फिर तुमको एनर्जी देगा। क्लियर हुआ? तो ऑक्सीजन लेकर वो ड्रम में नहीं भरता है, कहाँ जाता है? सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। ये याद रखिएगा, क्योंकि यहीं पर कंफ्यूजन होगा कि ऑक्सीजन लेकर चला गया, कह दोगे बॉडी पार्ट्स, वही बीच में रहता है माइटोकॉन्ड्रिया भी टिक मारने के लिए। तो क्योंकि दिमाग में बैठा हुआ है, ब्लड लेगा, ब्लड में से ब्लड लेगा O2 और लेके चल जाएगा बॉडी में। अरे बॉडी में किसके पास? तुमको हम भेज दिए कि जाओ ऑफिस में काम करा के ले आओ, तो किसके पास? नाम पूछोगे ना, कौन अधिकारी जाके मिलेंगे हम? ठीक, चलेगा जाति पत्र बनवाने, पहुंच गए कचहरी हवलदार के पास, तो बनाएगा वो तब। तो जिसके पास जरूरी है तो किसके पास जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। आप समझिए। इसके बाद तो ब्लड में ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन, सब समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत? ठीक। अब देखिए हिचकी क्यों आता है? ठीक, हाँ बता। कार्डियक वो रहता है छोटा सा, कार्डियक मतलब यहाँ पे रहता है जब श्वसन नली में खाना खाते हैं, बोलने दो अगर कुछ सोचते हैं तो श्वसन नली में जाने लगता है, तो वहाँ से मतलब वो जो रहता है माइंड बताता है कि अंदर मतलब बाहर तो ये हिचकी करके ऊपर खाना। हाँ सही है। तो उसका नाम एपिग्लॉटिस है। एपिग्लॉटिस है, एपिग्लॉटिस है। हाँ, कार्डियक मसल नहीं है, सिर्फ मसल से बोलो। कार्डियक में, कार्डियक मतलब ये हो गया ना कि तुम्हारा जो कनवा है, कनवा जिस हड्डी का बना है वही तुम्हारा कार्डियक हो जाएगा, वो गड़बड़ा जाएगा फिर वो। ठीक, अब समझिए हिचकी क्यों आता है। तो अब हिचकी आने के कई कारण हैं। अब हम अभी बताए हैं, तो अब इन दोनों तरफ से क्या हो रहा है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एयर ही फ्लो कर रहा है ना। अभी इन दोनों में क्या है? एयर ही फ्लो कर रहा है। लेकिन अब हम लोग क्या है कि गर्दन एक के भगवान दिए हैं, ठीक, लेकिन हिस्सा दो गो है, एगो हवा वाला, एगो खाना वाला, दो हिस्सा है, भगवान दो को दिए हैं। तो अब क्या है कि भोजन जब किए तो मान लो अगर भोजन आ रहा है तो तुम्हारे, जब तुम खाना खाते हो तो लोग कहते हैं खाना खाते से हम बड़बड़ाओ नहीं, ठीक है, आराम से, न बड़बड़ाओ ना कि इधर उधर सोचो, तो आराम से आप खाना खाओ। जब खाना खाओगे तो आपके दिमाग को पता रहता है कि ये बकलवा खाना खा रहा है पेट भरने के लिए, कोनो बात नहीं है, आराम से खाना खाओ। तो दिमाग को पता है कि खाना खा रहा है, तो भोजन का सारा हिस्सा फूड पाइपुआ से आराम से गुजर के जाने लगता है। लेकिन तुम खाना खाते खाते किसी को सोचने लगे, ठीक, अब तुम सोचने लगे, हिस्ट्री नहीं याद हुआ। अच्छा हिस्ट्री का एक क्वेश्चन मार्क किया था, खाना खा रहा हूँ, याद नहीं। अब खाना खा रहा हूँ, तुमको टेस्ट भी फील नहीं हो रहा, ना टेस्ट फील हो रहा है, ना ही उसका तीखा मीठा कुछ नहीं फील हो रहा। खाना खा रहा हो आराम से, दिमाग बिजी है SST में, मैथ में, साइंस में बिजी है। तो ये दोनों जगह जब बिजी है तो दिमाग क्या करेगा कि सोचेगा कि हम हेयर जाए कि एयर जाए। अब इधर आएगा तो फूड पाइप में, उधर जाएगा तो एयर वाले पाइप में। एयर का मतलब कि इधर लंग्स में चले जाओगे सीधे, ठीक। अब लंग्स में तो अब दिमाग थोड़ा सा उलझ, जब बिल्कुल बिजी रहेगा दिमाग तो अब क्या हो जाता है उस समय कि अचानक भोजन अब यहीं रुक जाता है, कन्फ्यूजन होकर हेयर और डोलता तले खाने में सुरक जाता है। अब खाना का कुछ ही हिस्सा इसमें जब जाता है तो बहुत भयंकर आपका क्या होता है, सरकता है, तो हिचकी आती है। अब हिचकी आएगी तो क्या होता है, नाका वाका रास्ते सब बाहर फेंक देते हो, ठीक है। बहुत भयंकर जब आएगा तो जितना तुम तीखा मीठा खा रहे होते हैं ना, नाकवा रास्ते सब बाहर फेंक देते हो। तो नाकवा रास्ते इसलिए निकलता है कि मेन रास्ता इसका वही था जो नाक तक पहुंच रहा था, समझ में आ रहा है। तो ज़्यादा कुछ सोचोगे और सोच के लगे खाने, तो खाने का टेस्ट तो आ नहीं रहा था। इपोग्लॉटिस भी का हो गया, कन्फ्यूज हो गया कि हम हेयर फूड वाले को ढकें कि सांस वाले को ढकें। ये पगला पता नहीं कहाँ व्यस्त है, ठीक। तो इधर उधर करता रहता था, खाना गब से नीचे चल जाता है, और खाना जब नीचे जाएगा गब से तो पता चलता है एयर वाले में घुस गया। तो एयर वाले में जैसे ही जाएगा तो
लंगसो बैठा है ना, लंगसो बैठा है, कहता कहाँ रे, इधर कहाँ, ऊपर, तुरंत ऊपर। ठीक, अब इसको जरा सा भी अगर अंदर चला गया तो फिर आप समझ लीजिए कि लंग्स वहीं बंद, और लंग्स बंद तो कोई टेंशन की बात नहीं है, फिर घर वाले पार्टी करेंगे। फिर घर वाले पार्टी करेंगे। ठीक, तो लोग कहते, मम्मी लोग को देखो, मम्मी लोग कहती हैं सड़क गया, ओहो हाँ, अरे पानी दो पानी दो। ठीक, यही पे अधिक ठोकते हैं लोग। अब वो जब भयंकर जब सरकता है ना, जब सरकता भयंकर है तो देखो आँखियाँ आँखियाँ से एकदम लोर और गिरने लगता है, अब गिरेगा जाग जाओगे। खाना खा रहे थे, अच्छा अब आराम से खाओगे, अब खाओगे तो पता चलता है। ठीक, और कहीं का हिचकी उचकी आने का मेन कारण यही है, इपोग्लॉटिस कंफ्यूज हो जाएगा तो नीचे से मारेगा, बहुत भयंकर प्रेशर से मारता है कि खाने का एक दाना भी एयर वाली लाइन में न रहे, इतना प्रेशर से मारेगा कि जो खाए पिए रहते हो सब भयंकर एकदम नाके रास्ते बहरे, सामने वाले के मुंह पे सब। ठीक, आ रहा समझ में, और बहुत भयंकर होता है, खांसी हिचकी सरकना सब एक साथ हो जाता है। ठीक है, तो ये अक्सर होता है, इसलिए होता है क्योंकि लंग्स में खाने या पानी का एक बूंद भी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो हमारे लंग्स में अलवियली तमाम ऐसे डिस्ट्रक्शन कर सकता हो। चावल खाते समय इसलिए होता है क्योंकि जब देखिए चावल छोटे मोटे पार्ट्स हैं तो आप उसको खा लीजिए, पाउडर वाला कौन सामान खाइए, पाउडर वाला सामान वो भी तब हो जाता है, तो उससे भी हो जाता है, तो पाउडर वाला सामान, तो ये सब क्या करता है कि जब दिक्कत कर जाता है, ये सब दिक्कत इसलिए करता है, सरकने वरकने लगता है। पाउडर वाला कौन सामान खाइए तो लगता है लगातार छींकने भी लगते हैं। ठीक, तो हिचकी उचकी या फिर ये सब सरकना वरकना इसी की वजह से होता है, एपिग्लॉटिस की वजह से। तो खाना खाते समय इसीलिए बड़बड़ाना नहीं चाहिए, आराम से शांति से खाना खा रहे हैं तो देखिए कि आलू मटर सब्जी का सब्जी है, आराम से खा रहे हैं, चबा रहे हैं, फील करिए उसको आराम से, तब कोई दिक्कत नहीं है। कहीं फीलिंग कहीं और चली गई तो यहाँ पे हिचकी आएगी, और लोग कहते हैं कि कोई याद कर रहा है, अरे बकलोल तुम याद कर रहे थे, तुम याद कर रहे थे, SST नहीं याद हुआ है, कोनो बात नहीं है, इंग्लिश नहीं याद हुआ है, तुम याद कर रहे थे, वो नहीं याद कर रहा था। हंसते हंसते भी तो होता है। तो हंसते समय हाई वाला लाइन में क्लियर रहता तब ना सांस वाले का हंसते हो, हाई तो मुँह में ना है। ठीक, हाई वाला अब तुम हंसोगे तो हंसने के लिए सांस चाहिए ना, भोजन नहीं चाहिए। अब तुम हंस दिए तो पता चला कि एपिग्लॉटिस सीधा हो गया। ठीक, तुमको हंसने के लिए क्या चाहिए था, ऑक्सीजन, एयर चाहिए था, ऑक्सीजन छोड़ो एयर चाहिए था। अब एयर तुम जैसी तुम अंदर लिए खाना के साथ तुरंत रास्ता खोल दिया, अब तुम एक बार हंसे तो फिर ढचक दिया, फिर रुला भी दिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट। अब समझ लीजिए, ये पूछ रहा है कि जो ड्रग वगैरह जो लोग लेते हैं ये भी, हाँ तो ना, अब समझिए, हाँ बता रहे समझिए, उसमें दो चीज़ें हैं, आज ख़त्म नहीं करने देंगे क्या ये सब। देखिए इधर समझिए, अब आपके हीमोग्लोबिन, हाँ देखिए हीमोग्लोबिन जो है, आपको ये पता है कि हीमोग्लोबिन सिर्फ ऑक्सीजन को ही लेगा और CO2 को छोड़ देगा, आपको ये पता है। अब देखिए ड्रग वगैरह क्या है, तो एक तरीके से धुआं कह सकते हो, उसी को नीचे जला के पेपर से जो सब लेते हैं तो ठीक, तो वो सब वो लेते हैं, वो खैर अलग चीज़ है। तो उसमें क्या है कि उसी से नहीं, सुई से डायरेक्ट नस में भी लेते हैं, तो उसके साथ भी है। तो वो जितना खतरनाक होता है, उनकी मौत कभी देखे नहीं है, बहुत भयंकर। आप लोग देखिएगा कि मूवी वगैरह में दिखाता हो तो तड़प के मरते हैं वो लोग एकदम, और ऐसे लोग को तो खैर अलग मैटर हो गया। समझिए पहले इधर हीमोग्लोबिनवा जो है वो खाली और खाली ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम नहीं करता है, खाली ऑक्सीजन पहुंचाने का काम नहीं करता है। हीमोग्लोबिन जो आपका है, जैसे मान लीजिए कि हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन आपको पता है इसको, ये किसको लाइक करेगा, ऑक्सीजन को। किसको लाइक करता है हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन को। गलत बात है, ये इसको लाइक नहीं करता है। ठीक, ये इसको लाइक नहीं करता, बता रहे हम, समझो, ये इसको इरेज कर दे रहे, समझो।
इधर देखो, हाँ बता रहे हैं, जब कभी कभी क्या होता है किसी चीज़ की मजबूरी हो जाती है, ठीक है, तो हो जाता है। मान लीजिए कोई किसी को आप कार्बन मोनोऑक्साइड को, किसको, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड को लाइक करता है हीमोग्लोबिन हुआ, ठीक। अब हीमोग्लोबिन किसको लाइक करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को। अब उसमें क्या होता है ना कि जब मान लीजिए किसी को किसी से मोहब्बत हो गई है, ठीक, और तो मोहब्बत एक ऐसी नाव है, उसमें तब तक छेद नहीं हुआ रहता है जब तक वो अपने से सुंदर सहेली को मिला ना दे। अगर वो अपने से सुंदर सहेली को मिला देगी, उसी दिन उस नाव में छेद हो जाता है। समझ गए ना, सही है ना। बस उसके बाद वो कहाँ, फिर उसके बाद उसका नंबर चाहिए। तो वही हाल इसका भी है। ये मोहब्बत कर रहा था ऑक्सीजन से, लेकिन ऑक्सीजन से ज़्यादा सुंदर कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गई, तो अब इसको मोहब्बत हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो अगर आप पास में, अगर इससे दूर नहीं हटाएंगे इसको, तो इसी को ढकेलने लगेगा लंग्सवा में, और लंग्सवा से इसी को पहुंचा देगा पूरे बॉडी के माइटोकॉन्ड्रिया में, और धीरे धीरे आदमी मर जाएगा। वही हाल यहाँ भी है, ठीक। अब इसको अवॉइड करने के लिए जितना धुआं हुआ देखे होंगे, लकड़ी का धुआं हुआ निकलता है, तो आपके आँख में लगता है, नाक में नहीं लगता है, आँख में लगता है, तुरंत आप हट जाते हैं वहाँ से, आप हट जाते हैं, अवॉइड करते हैं। नाक में जो फीलिंग होती है तो उसको बकायदे वो तो खुश हो जाता है तुरंत, उस आग का धुआं, पुअरा वरा का धुआं, लकड़ी का धुआं तुरंत खुश हो जाता है ही, ठीक। कहता बहुत बढ़िया, सीधा कहाँ पहुँचाता है, लंग्स में, लंग्स से सीधा बॉडी के पहुँचा देगा ऊपर तुरंत, क्योंकि इसको कोई दिक्कत है ही नहीं है। सुंदर वाली सहेली आ रही है, कोई बोलेगा नहीं ना, वही वाले यहाँ भी है। तो समझ में आ गया। तो हीमोग्लोबिन किसको पहुँचाता है, ऑक्सीजन को, लेकिन मजबूरी में पहुँचाना है उसको। हाँ, वो ढोता है, बस कार्बन मोनोऑक्साइड जब तक ना मिले, जब तक उसका नंबर नहीं मिल जाए। समझा कि नहीं आ गया, ठीक। अब देखिए, अब इन सभी चीज के बाद नीचे क्या होता है, डायफ्राग्म। क्या होता है, डायफ्राग्म। अब डायफ्राग्म समझते हैं। डायफ्राग्म क्या है, ठीक। जब लोग सांस लेते हैं तो ये डायफ्राग्म जो है, जो जितना ऊपर उठा हुआ है उतना ही वो नीचे फूल जाता है, ठीक। तो अरे महाराज, जितना ऊपर पिचका है तो उतना ही ना पलट होगा। अब मान लो कि पूरा इस तरह हो जाएगा, और का ये ना हो जाएगा, ठीक। अब ऐसे है, लेकिन जब ऊपर से सांस लेंगे तो आपका कैसा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, ये होगा। तो आपका डायफ्राग्म क्या हो गया, नीचे आ गया। तो सांस हम लोग जब लेते हैं तो सांस लेने के बाद नीचे का डायफ्राग्म फूल जाता है, ठीक। फिर जब आप सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राग्म ही नीचे से ऊपर सांस को जाने में जोर लगाता है, वही सांस बाहर निकलता है। अगर डायफ्राग्म ना रहे तो एक बार सांस ले लिए, वहीं रुके हुए हो, न निकलवा ना करे हो, वहीं से पड़े हुए हो, ठीक। तो इसका मतलब कि डायफ्राग्म में गड़बड़ी हो गई, ठीक। कुछ लोग को देखोगे एक्सीडेंट वगैरह जब होता है तो शरीर में कहीं चोट नहीं लगती है, लेकिन उनकी डेथ तुरंत वहीं हो जाती है, ठीक। कहीं कोई बाइक वगैरह चला रहा है तो कहीं इधर से चोट लग गया, सामने से यहाँ पे लग गया, तो अंदरूनी चोट लग जाती है, तो डायफ्राग्म टूट जाता है। और जिसका डायफ्राग्म टूट जाता है वो आदमी वहीं पर ऑन द स्पॉट मर जाएगा, ठीक, ठीक। फेफड़े के नीचे जो सांस ले रहे हो ना ऐसे, तो क्या फूल रहा नीचे हिस्सा में, डायफ्राग्म। क्या, डायफ्राग्म। अगर किसी का डायफ्राग्म टूटेगा तो तुरंत ऑन द स्पॉट वहीं मर जाता। वो एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन से बना रहता है वो, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है, इसको नोट कर लीजिए। नोट हो गया। इसको रोक दो। समझे इसमें। अब क्या है कि कुछ समझेंगे कि जब सांस वगैरह जब लेते हैं तो किस मात्रा में, जब हम लोग सांस लेते हैं तो उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। क्या है, टाइडल वॉल्यूम। जितना आप सांस खींच लिए, पूरा आप सांस खींचे तो एक बार में कितना ml, आधा लीटर के आसपास में आप सांस खींचे हैं। क्लियर है। तो इसीलिए देखे होंगे कि ऑक्सीजन का छोटा बड़ा अलग अलग साइज में अलग अलग सिलेंडर आता है, ऑक्सीजन सिलेंडर,
ठीक है। तो उसमें क्या है कि जब एक बार में आप सांस लेते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है, टाइडल वॉल्यूम। ठीक है। अब कह रहा है कि टोटल लंग्स कैपेसिटी, मतलब कि एक आपके लंग्स में टोटल कितनी कैपेसिटी है, तो 6000 ml, 6000 ml, या फिर इसी को 6 लीटर भी आप कह सकते हैं। तो आप ऑप्शन में क्या आएगा, लंग्स कैपेसिटी है, टोटल लंग्स कैपेसिटी। एक बार का लिए ना सांस, एक बार में कितना, 6000 ml, दोनों लंग्स को मिला के कितना, 6000 ml, तो 6 लीटर, टोटल कितना, 6 लीटर। लेकिन सांस को लिए हैं उसको क्या कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम। ठीक है। जो आप नॉर्मल सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं वो क्या है, वो आधा लीटर वाला हिसाब किताब है। ठीक ना। अब देखिए, अब क्या होता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर जहाँ पे जब कैरी किया जाता है तो अब हर चीज़ का अलग अलग है। ऑक्सीजन में नमी होती है, डायरेक्ट ऑक्सीजन कहीं कहीं लेने पे कि हमारे लंग्स को धक्का लग सकता है, चोट लग सकता है। ठीक है। तो कभी कभी आप सांस जल्दी छोड़ते हैं या निकालते हैं तो लंग्स को कुछ चोट कभी कभी फील हो जाता है। पानी पीजिए, पानी ऊपर रहता है, चोट अंदर फील हो जाता है कभी कभी। ठीक है। अब देखिए इधर, जब माउंटेन किसी पर्वत पे चढ़ेंगे तो पर्वत पे जो चढ़ेंगे तो पीठ पे जो सिलेंडर बांध के आप चलते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन क्या होता था, कम होता जाता है। तो वहाँ उसमें ऑक्सीजन में क्या मिला दिया जाता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन उस सिलेंडर में भरा रहता है, जिससे आपके फेफड़े को, लंग्स को चोट न लगे और आपको नुकसान न पहुँचे। इसलिए उसको हल्का करने के लिए क्या मिला देते हैं हम लोग, नाइट्रोजन मिला रहता है। समुद्र में जब जाएंगे तो समुद्र पे जब समुद्र में जाते हैं तो जब आधी गहराई नहीं, नॉर्मल समुद्र में जाएंगे तो उसके साथ भी क्या मिला रहेगा, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन। लेकिन जब समुद्र में लगभग 300 फीट के नीचे आप जाएंगे तो उस समय आपके जो ऑक्सीजन सिलेंडर रहेगा, ऑक्सीजन सिलेंडर में हीलियम मिला रहता है। क्या मिला रहता है, हीलियम मिला रहता है। क्लियर है, क्या मिला रहेगा, हीलियम मिला रहता है। कब, जब 300 फीट के नीचे जाएगा तब। याद रखिए, समुद्र में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों मिलेगा, लेकिन इन दोनों को क्या करने के लिए, कि हल्का करने के लिए, चोट न लगे, आप जीवित रह सकें, सिर्फ उसी के लिए क्या मिलाते हैं हम लोग, हीलियम। कब, जब 300 फीट के नीचे जाएगा तब। जो वेंटिलेटर पे जो लोग रहते हैं, देखे होंगे कोरोना में तमाम वेंटिलेटर को देखने को मिला होगा, या फिर जो लोग को ऑक्सीजन वगैरह वो कैप लगा रहता है, उसमें जो गैस छोड़ी जाती है वो गैस क्या रहता है, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं रहता है, ऑक्सीजन के साथ क्या रहता है, हाइड्रोजन भी रहता है। क्लियर है, ऑक्सीजन के साथ क्या मिला रहता है, हाइड्रोजन भी मिला रहता है, ताकि हल्का करने के लिए उनको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। क्लियर है। तो ये आपका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था, इसको नोट कर लीजिए।